सो आज हम सबसे पहले एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन के बीच का डिफरेंस सबसे पहले हम लर्न करेंगे। उसके बाद कौन कौन से एरर प्रोड्यूस हो सकते हैं, उसका एलिमिनेशन कैसे होता है और उसका कैलकुलेशन कैसे होता है, उसका डिस्कशन हम आज करने वाले हैं। मतलब आज का जो हमारा टास्क है वो पूरा एरर का कैलकुलेशन एंड उसका टाइप ऑफ द एरर वी आर गोइंग टू डिस्कस। ओके, so friends, the very first topic of today's lecture is the difference between the precision and accuracy. वैसे सुनने में ये दोनों वर्ड हमको एक जैसा ही दिखते हैं, हमको ऐसा लगता है कि दोनों सेम ही है, दोनों सिनोनिम्स है ऐसा लगता है, बट फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू ये दोनों डिफरेंट है। अब सबसे पहले मैं आपको प्रिसीजन के बारे में बताऊं। अभी जो टॉपिक है वो है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। तो सबसे पहले प्रिसीजन क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद एक्यूरेसी क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। मान लो कि आपके पास एक वॉच है, रिस्ट वॉच है, उसमें आपके पास जो रिस्ट वॉच है उसमें सेकंड हैंड नहीं है, ओनली आवर हैंड एंड मिनट हैंड उसके अंदर है, सेकंड हैंड नहीं है, तो वो सेकंड मेजर नहीं कर पाएगा। तो सपोज अभी आप उसको देखते हो आपके रिस्ट वॉच को, तो यू विल फाइंड दैट 10 o'clock एंड 48 मिनट समथिंग आपको दिखाई देगा। आपको आपके वॉच का जो ऑब्जर्वेशन है वो सपोज के ये मिलता है, और कोई आपका फ्रेंड है उसके पास ऐसा वॉच है कि वो सेकंड भी शो करता है, तो उसमें अगर हम देखते हैं तो हमको मिलेगा 10 hours 48 minutes एंड सपोज एट दैट सेम इंस्टेंस 12 सेकंड। तो मुझे ये बताओ कि किसने ज्यादा कम तक, किसका रिजोल्यूशन ज्यादा है, किसने ज्यादा अच्छा वैल्यू मेजर किया? सेकंड वाला। सेकंड वाला। अच्छा, फर्स्ट क्लॉक और सेकंड क्लॉक? सेकंड क्लॉक। इसका प्रिसीजन ज्यादा है। मतलब प्रिसीजन जो है वो इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट के ऊपर डिपेंडेंट होता है। जितना वो कम मेजरमेंट कर सकता है उसका जितना कम होता है उसका उसका प्रिसीजन ज्यादा होता है। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, एक पेन है और उसका लेंथ मुझे मेजर करना है, तो सबसे पहले मैं वो उसको मीटर स्केल का यूज करके मैं उसको मेजर करूंगा। तो कोई मुझे बताएगा मीटर स्केल का लीस्ट काउंट कितना होता है? -3 मीटर to 10⁻² मीटर। 10 लीस्ट काउंट कितना हो? लीस्ट 10⁻³ 10⁻³ मीटर मतलब कितना हुआ? 1 मिलीमीटर। मिलीमीटर। सेंटीमीटर में कितना हुआ? 10⁻²। 10⁻⁻1। सेंटीमीटर में होगा 0.1। यस सर। इसका जो लीस्ट काउंट है वो 0.1 सेंटीमीटर है। तो अगर पेंसिल का लेंथ मैं मीटर स्केल से मेजर करूंगा तो आई कम टू नो दैट इट इज फाउंड टू बी 8.7 सेंटीमीटर सपोज। अब उसी पेंसिल का मेजरमेंट मैं करूंगा वर्नियर कैलिपर्स से, तो कोई मुझे बताएगा वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट कितना है? 10⁻⁻। अगर सेंटीमीटर में करना हो तो वो 10⁻²। हाँ, मतलब 0.01 सेंटीमीटर। सही बात है, 0.01 सेंटीमीटर होगा। तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि पॉइंट के बाद वो कितने डिजिट तक हमको मेजर करके देगा? 2 डिजिट। पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक वो मेजर करके देगा। तो अगर इसी पेंसिल का अगर मेजरमेंट में वर्नियर कैलिपर से करता हूं तो मुझे मिलेगा कुछ 8.76 समथिंग। तो दोनों ये मैंने मेजरमेंट किया मीटर स्केल से और दूसरा मेजरमेंट मैंने किया वर्नियर कैलिपर से। अब
ये बताओ कि कौन सा वैल्यू ज्यादा प्रिसाइज है और किसका प्रिसीजन ज्यादा है? वेरिएंट कैलिपर्स। कैलिपर्स। हाँ, तो ये जो है इसका प्रिसीजन ज्यादा है, इसका प्रिसीजन ज्यादा है। तो मतलब सिंपल सी चीज है कि अगर हम जितना कम उसका ज्यादा रिजोल्यूशन तक, मतलब कम वैल्यू तक मेजर कर सकते हैं, जितना कम वैल्यू तक मेजरमेंट कर सकते हैं उतना वैल्यू ज्यादा प्रिसाइज होगा, उतना उसका प्रिसीजन ज्यादा होगा। इन सिंपल लैंग्वेज आई कैन से precision is depend on the least count of the instrument. इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट के ऊपर वो डिपेंडेंट है। जितना लीस्ट काउंट कम होगा, कोई इंस्ट्रूमेंट जितना ज्यादा कम मेजरमेंट का, कम रिजोल्यूशन तक मेजरमेंट कर पाएगा, उसका उतना प्रिसीजन ज्यादा होगा। अब एक्यूरेसी क्या है? ये तो प्रिसीजन हमने समझ लिया, अब एक्यूरेसी के बारे में समझते हैं। प्रिसीजन तो आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि जितना ज्यादा कम मेजरमेंट हो पाएगा इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, वो ज्यादा प्रिसीजन वाला होगा। अब एक्यूरेसी क्या है? किसी को कुछ पूछना है तो डायरेक्टली अनम्यूट होकर मुझे पूछ सकते हो। परमित, कुछ पूछना है? परमित, अरे कौस्तव, कौस्तव कुछ पूछना है? कौस्तव सर वो समझ नहीं आया थोड़ा, वो एक बार वापस बताओ। नहीं, एकदम सिंपल सी चीज है। देखो, आपके पास एक जो वॉच है उसमें सेकंड हैंड नहीं है, तो आप कब तक कहां तक मेजरमेंट कर पाओगे उसका? वो टाइम मेजरमेंट करोगे तो आपको कैसे दिखाई देगा वो टाइम? 10 आवर और मिनट्स में। अभी आपका मोबाइल जो है उसमें बताओ कितना टाइम दिख रहा है आपको? 10:53। 10:53 दिख रहा है, बराबर है। अब आपके पास रिस्ट वॉच है, आपने पहना हुआ है रिस्ट वॉच? नो सर, नो सर। तो अगर कोई रिस्ट वॉच है आपके पास, वॉल क्लॉक है, वॉल क्लॉक घर में? हाँ सर। कितना दिखाई दे रहा है वहां पे? सर 10:55। और सेकंड हैंड है उसमें? सेकंड हैंड है? सर आवाज नहीं आ रही। हाँ, उसमें सेकंड हैंड है क्या? आपके वॉल क्लॉक में सेकंड हैंड है? सेकंड हैंड फर रहा है, घूम रहा है क्या वॉल में, वॉल क्लॉक में? आपके वॉल क्लॉक में क्या सेकंड हैंड है वहां पे? सर वो निकल गया लगता है। क्या बोला? निकल गया वो? हाँ, वो वॉल क्लॉक को देखने गया होगा नीचे, तो निकल गया इंटरनेट में। अच्छा, श्रीषा, आपको कुछ पूछना है? श्रीषा पटेल? नो सर। नहीं, आपने ये चैट बॉक्स में लिखा हुआ ना कुछ? हाँ, वो सर नेटवर्क की वजह से लेफ्ट हो गई थी, तो वो प्रिसीजन वाला रिपीट कर सकते हैं आप? हाँ, तो सिंपल सी मैं बता देता हूँ, एकदम सिंपल है। पहली बात ये सुन लो कि प्रिसीजन किसके साथ कनेक्टेड है। मेरी बात ये स्टेटमेंट जो है ना, उसको पकड़ लो पहले, कि प्रिसीजन जो होता है वो इंस्ट्रूमेंट के लिस्ट काउंट के साथ कनेक्टेड है। प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट के लिस्ट काउंट के साथ कनेक्टेड है। और एक एकदम सिंपल एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। 2 क्लॉक है हमारे पास, एक क्लॉक में सेकंड हैंड है, मतलब वो सेकंड का मेजरमेंट कर सकती है, और दूसरे क्लॉक जो है वो सेकंड का मेजरमेंट नहीं कर सकती है। क्या अले सांभळવાનું છે એટલે यहाँ पे किसी का आवाज आ रहा है। अच्छा, कोस्तो आ गए आप? कोस्तो? हाँ सर, सुनाई दे रहा है अभी। हाँ, तो आपके पास 2 क्लॉक है, एक में सेकंड का मेजरमेंट नहीं हो पा रहा है और एक में सेकंड का मेजरमेंट हो रहा है। तो एक क्लॉक आपको देगा 10:56 देगा, दूसरा क्लॉक का जो रीडिंग है वो 10:56 और उसके बाद कुछ सेकंड भी देगा। हाँ सर। अब सोच के बताओ कि कौन से क्लॉक ने ज्यादा कम तक मेजरमेंट किया, ज्यादा कम टाइम तक मेजर किया? कौन सा क्लॉक है कि ज्यादा रिजोल्यूशन के साथ मेजरमेंट किया? सेकंड वाला। हाँ, तो जहां पे सेकंड का भी मेजरमेंट है उसका लिस्ट काउंट सेकंड है, और इसका लिस्ट काउंट क्या है? मिनट है। मिनट है। तो जो फर्स्ट क्लॉक था उसका लिस्ट काउंट जो है वो मिनट है, और सेकंड का जो लिस्ट काउंट है वो सेकंड है।
लीस्ट काउंट जितना कम होगा उतना प्रिसीजन ज्यादा होगा। तो ये दोनों अगर मेजरमेंट है तो किसका प्रिसीजन ज्यादा है? तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो सेकंड वन जो रीडिंग है उसका प्रिसीजन ज्यादा है। श्रीशा, इज इट क्लियर टू यू? यस सर। कौस्तुभ, अभी समझ में आया आपको? हाँ सर। मैं एक और सिंपल एग्जांपल देता हूं। मेरे पास एक पेंसिल है और पेंसिल का मेजरमेंट मैं दो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से करने वाला हूं। एक बार मैंने उसका मेजरमेंट किया मीटर स्केल के द्वारा और दूसरी बार मैंने उसका मेजरमेंट किया वर्नियर कैलिपर्स के द्वारा। तो मीटर स्केल का रीडिंग जो है वो 8.7 सेंटीमीटर है एंड वर्नियर कैलिपर्स का जो रीडिंग है उसी पेंसिल के लिए वर्नियर कैलिपर्स का जो रीडिंग है वो 1.76 सेंटीमीटर है। तो सोच के बताओ कौन सा ज्यादा प्रिसाइज होगा, किसका प्रिसिजन ज्यादा होगा? वर्नियर कैलिपर्स। बस तो वही चीज मैं समझाना चाहता हूं कि इसका प्रिसिजन ज्यादा होगा। इज दैट क्लियर टू यू एवरीबॉडी? Yes. मतलब लीस्ट काउंट जितना कम हो उतना प्रिसीजन ज्यादा है। तो दैट इज ऑल अबाउट द प्रिसीजन। तो ये प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है। ज्यादा लिस्ट काउंट जितना कम उतना प्रिसीजन ज्यादा। सो दैट इज टू बी नोटेड। अब मैं आपको एक्यूरेसी के बारे में समझाने वाला हूं। अब एक्यूरेसी क्या है? अब एक्यूरेसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। प्रिसीजन आपको समझ में आ गया, वो इंस्ट्रूमेंट के लिस्ट काउंट के ऊपर डिपेंडेंट है। जितना लिस्ट काउंट कम उतना प्रिसीजन ज्यादा। अब जो बात करना है वो एक्यूरेसी की बात करना है। अब सबसे पहले एक्यूरेसी का मीनिंग क्या होता है वो समझ लेते हैं। तो एक्यूरेसी का मीनिंग ऐसा होता है कि जो मेजर्ड वैल्यू है, कोई इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मेजर्ड वैल्यू जो है वो ट्रू वैल्यू के कितने नजदीक है। मेजर्ड वैल्यू इज हाउ मच क्लोज टू द ट्रू वैल्यू। तो मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू से कितना नजदीक है उसको एक्यूरेसी बोलते हैं। सपोज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, उसका एग्जांपल मैं दे रहा हूं। सपोज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो अभी जो है वो 10:59:30 सेकंड है। सपोज जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है अभी राइट नाउ, वो अज्यूम कर लेते हैं कि 10:59:30 सेकंड है। अब मेरा जो क्लॉक है रिस्ट वॉच, उसके द्वारा मैंने मेजरमेंट किया टाइम को। मेरा जो रिस्ट वॉच है उसके द्वारा मैंने टाइम को मेजर किया तो पता चला कि मेरे रिस्ट वॉच में मुझे दिखाई दे रहा है 10:55 दिखाई दे रहा है। और एक मेरा फ्रेंड है उसका रिस्ट वॉच मैंने देखा तो वहां पे दिखाई दे रहा है 10:53 मुझे दिखाई दे रहा है। और एक तीसरा भी रिस्ट वॉच है और वहां पे मुझे दिखाई दे रहा है 10:58 सेकंड्स 10:58 सेकंड्स। चलो ये दोनों को कंपेयर करते हैं। कंपेयरिंग द फर्स्ट एंड सेकंड। तो मुझे ये बताओ कि ये फर्स्ट एंड सेकंड में किसका प्रिसीजन ज्यादा है? प्रिसीजन किसका ज्यादा है? सेकंड का। एक्यूरेसी की बात नहीं कर रहा हूं, अभी मैं प्रिसीजन की बात कर रहा हूं। किसका प्रिसीजन ज्यादा है? सेकंड। हाँ, तो इसका प्रिसीजन डेफिनेटली ज्यादा है बिकॉज वो सेकंड तक भी मेजर कर रहा है। तो प्रिसीजन डेफिनेटली ज्यादा है सेकंड का, ज्यादा है। बट देखो which रीडिंग इज क्लोजर टू द ट्रू वैल्यू? ट्रू वैल्यू से कौन है अभी? हाँ, तो फर्स्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ? एक्यूरेसी। इसका एक्यूरेसी ज्यादा है, एक्यूरेट ज्यादा है। सही बात। अब तीसरा रीडिंग देखो, इसको देखो, बारे में हम क्या कह सकते हैं? एक्यूरेट और प्रिसाइज। हाँ, तो इसको हम ऐसा बोल सकते हैं कि इसका जो है वो एक्यूरेसी भी सबसे ज्यादा है एंड इसका प्रिसीजन भी ज्यादा है। दोनों इसके ज्यादा है। तो क्या ये समझ में आया आपको? यस सर। एक सिंपल सी चीज है, प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट के साथ कनेक्टेड है। इंस्ट्रूमेंट जितना कम मेजर कर पाएगा, जितना कम वैल्यू मेजर कर पाएगा उतना उसका प्रिसीजन ज्यादा होगा। एक्यूरेसी क्या है? तो रीडिंग जो है वो कितना क्लोज है
ट्रू वैल्यू से वो कितना क्लोज है, दैट इज इंडिकेटिंग इट्स एक्यूरेसी। दोनों चीज एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन वो एक दूसरे के से इंडिपेंडेंट है। ऐसा हम नहीं कह सकते कि जिसका एक्यूरेसी कम है उसका प्रिसीजन ज्यादा है, या जिसका प्रिसीजन कम है उसका एक्यूरेसी कम है। ऐसा कुछ नहीं होता है। सिंपल सी बात, जितना कम मेजरमेंट कर पाएगा इंस्ट्रूमेंट, उतना उसका प्रिसीजन ज्यादा होगा, और जो रीडिंग ट्रू वैल्यू से जितना नजदीक आएगा उतना उसका एक्यूरेसी ज्यादा होगा। जैसे ये फर्स्ट एंड सेकंड एग्जांपल हमने देखा, तो सेकंड एग्जांपल जो था उसका प्रिसीजन ज्यादा था, बट एक्यूरेसी किसकी ज्यादा थी इन दोनों में, फर्स्ट एंड सेकंड को कंपेयर करने में? तो फर्स्ट, बिकॉज वो दैट इज नियर टू द ट्रू वैल्यू। तो क्या ये चीज आपको समझ में आया फ्रेंड्स, प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी के बारे में? Yes, sir. क्लियर टू एवरीबॉडी? यस सर। यस सर। ओके, तो Yes, sir. ओके फाइन, थैंक यू। तो अभी हम डिस्कस करेंगे ये जो टॉपिक था इसमें बुक के अंदर, वो हम देख लेते हैं एक बार। या 25th क्वेश्चन ये रहा। देखो, एक्सप्लेन द एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन इन द मेजरमेंट। तो मैं एक बार रीड कर लेता हूं, आप एक बार देख लीजिएगा। मेजरमेंट इज अ फाउंडेशन ऑफ ऑल experimental science and the technology. The uncertainty in the measurement is called a error. अब देखो, अब जो चीज है वो मेन है, how close to the measure value to the true value is called accuracy. मतलब मेजर वैल्यू ट्रू वैल्यू से कितना नजदीक है उसको एक्यूरेसी बोलते हैं। एंड अप टू व्हाट रिजोल्यूशन, अप टू व्हाट लिमिट द क्वांटिटी इज मेजर्ड, वो कितने कम तक मेजरमेंट हो सकता है उसको प्रिसीजन बोलते हैं। एक्यूरेसी ऑफ द मेजरमेंट इज डिपेंड ऑन द रिजोल्यूशन ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पे एक्यूरेसी वर्ड नहीं आना चाहिए, यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे एक्यूरेसी घटल दिखा दिया हुआ है। who is dependent on the measuring instrument? प्रिसीजन। हाँ, तो यहाँ पे गलत लिख दिया हुआ है, यहाँ पे एक्यूरेसी वर्ड नहीं आना चाहिए, यहाँ पे वर्ड होना चाहिए प्रिसीजन, बिकॉज इंस्ट्रूमेंट के साथ जो कनेक्टेड है वो प्रिसीजन है। यहाँ पे प्रिसीजन है, ऐसा रीड करना, एक्यूरेसी नहीं है, प्रिसीजन है। ओके, precision measurement depends on the resolution of the measuring instrument. For example, the true value of the certain length is near to the 3.678. चलो, true value length का दिया हुआ है, length का true value दिया हुआ है 3.678 है। तो अब क्या दिया हुआ है, when this length is measured with the instrument resolving point 1 centimeter, it is measured to be a, तो एक इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया तो पता चला कि 3.5 है, और दूसरे इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया तो पता चला कि वो 3.38 है। तो सोच के बताओ कि किसका प्रिसीजन ज्यादा होगा, सेकंड वाले का। फर्स्ट वन या सेकंड वन? सेकंड वाले। किस रीडिंग का प्रिसीजन ज्यादा होगा? सेकंड वाले का। सेकंड वाले का प्रिसीजन ज्यादा है। एक्यूरेसी किसका ज्यादा है? 3.5. हाँ, तो फर्स्ट का एक्यूरेसी ज्यादा है, लिखा होगा वही। तो द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इज अ मोर एक्यूरेट बिकॉज इट इज वेरी नियर टू द ट्रू वैल्यू। बट हाँ, तो एरर को अगर फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, कि ट्रू वैल्यू के साथ वो कितना दूर है वो देख लो। अच्छा, तो वो एरर बोलते हैं। तो फर्स्ट रीडिंग का एक्यूरेसी ज्यादा है एंड सेकंड रीडिंग का प्रिसीजन ज्यादा है। Hence, the measurement obtained by the instrument with the 0.1 resolution is a more accurate because it is the more near to the close value. But in that precision is a less. तो प्रिसीजन किसका ज्यादा है, तो दूसरे वैल्यू का 3.38 का प्रिसीजन ज्यादा है। तो ये एरर एंड मिस्टेक दोनों अलग चीज है। कभी कभी स्टूडेंट्स आर मैशअप विद एरर एंड मिस्टेक। एरर अलग है, मिस्टेक अलग है। एरर किसको बोलते हैं? तो एरर ऐसी चीज है कि कोई इंस्ट्रूमेंट के द्वारा आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो,
इंस्ट्रूमेंट के द्वारा आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो कुछ इंस्ट्रूमेंट के प्रॉब्लम्स के द्वारा कुछ आपको रीडिंग जो आपका होगा वो ट्रू वैल्यू से कुछ अलग आएगा, तो दैट इज कॉल्ड एरर। उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, वो गलती इंस्ट्रूमेंट की होगी या कोई और गलती होगी, कोई और पैरामीटर होगा, तो दैट इज कॉल्ड द एरर। बट मिस्टेक का मतलब क्या हुआ? वो आपकी गलती। मिस्टेक का मतलब ऐसा हुआ कि आपने बराबर काम नहीं किया। मिस्टेक इज कॉज्ड बाय द केयरलेसनेस, wrong calculation, improper method of measurement, that is called the mistake। अब एरर का मतलब क्या है कि आप तो बराबर काम कर रहे थे बट इंस्ट्रूमेंट ने गलत दिखा दिया, तो आप क्या कर सकते हो? तो दैट इज कॉल्ड द एरर। बट आपने कैलकुलेशन रॉन्ग किया, आपने कुछ गलत कर दिया, तो दैट इज कॉल्ड द मिस्टेक। तो मिस्टेक एंड एरर दोनों अलग चीज है। ये चीज आपको समझ में आया? Yes, sir. ओके। Yes, sir. तो क्वेश्चन नंबर 26 आई थिंक यू अंडरस्टूड। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द एरर एंड मिस्टेक। अब 25 प्रिसीजन एक्यूरेसी आपको समझ में आ गया, 26 एरर एंड मिस्टेक के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया। अब क्वेश्चन ऐसा है 27 क्वेश्चन के डिस्कस द टाइप ऑफ द एरर्स। तो विच आर द टाइप ऑफ द एरर्स, डिस्कस इट इन द डिटेल। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एरर दो टाइप के होते हैं। सिस्टम, मेरी बात, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो फ्रेंड्स? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now, right now we are talking about the types of the error। तो एरर दो टाइप के होते हैं, सिस्टमैटिक एरर एंड रैंडम एरर। अब सिस्टमैटिक जो एरर है वो, उसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। वो क्यों प्रोड्यूस हो रही है उसका हम पता लगा सकते हैं, और वो सिस्टमैटिक जो एरर है वो बाय डूइंग प्रॉपर परफेक्शन उसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। बट जो रैंडम एरर है वो ऐसा चीज है कि वो इनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस के द्वारा प्रोड्यूस होती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं पीरियोडिक टाइम मेजर करने का, आपके पास सिंपल पेंडुलम है और वो पेंडुलम का आप पीरियोडिक टाइम कर रहे हो। पीरियोडिक टाइम का मतलब एक ओसिलेशन खत्म होने के लिए, एक ओसिलेशन खत्म होने के लिए जो टाइम लगेगा उसको पीरियोडिक टाइम बोलते हैं। तो आप उसका एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, बट द थिंग इज, ऐसा पता चला कि ये जो पीरियोडिक टाइम है वो टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर के साथ चेंज होता है। इट इज डिपेंडेंट ऑन द एक्सटर्नल पैरामीटर लाइक अ टेम्परेचर। और वो जो टेम्परेचर है उसको कंट्रोल करना वो हमारे हाथ की बात नहीं है। एटमॉस्फेयर टेम्परेचर होता है उसको, वो नेचुरल चीज है, वो कभी बढ़ेगा कभी डिक्रीज होगा, वो हमारे हाथ में नहीं है। और हम उसको प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकते हैं कि वो कब बढ़ेगा कब डिक्रीज होगा। जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो बिकॉज ऑफ द क्लाउड्स एटसेट्रा, कभी कभी वो टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा, कभी कभी इंक्रीज हो जाएगा। तो ऐसे इनप्रेडिक्टेबल, प्रेडिक्ट जिसको नहीं कर सकते हैं, ऐसे इनप्रेडिक्टेबल सर्कमस्टेंसेस के वजह से जो एरर प्रोड्यूस होता है उसको रैंडम एरर और नॉन सिस्टमैटिक एरर बोलते हैं। तो सिस्टमैटिक एरर क्या होता है कि वो कैसे प्रोड्यूस होता है, क्यों प्रोड्यूस होता है, वो समझ में आ जाएगा। बट कभी कभी ये एक्सटर्नल पैरामीटर्स जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम उसको कंट्रोल भी नहीं कर पाएंगे या उसका प्रेडिक्शन भी नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे पैरामीटर्स के द्वारा जो एरर प्रोड्यूस होता है उसको रैंडम एरर या नॉन सिस्टमैटिक एरर बोलते हैं। अब जो सिस्टमैटिक एरर है वो तीन टाइप के हैं। इंस्ट्रूमेंटल एरर, सिस्टमैटिक एरर इज आल्सो अ थ्री टाइप। इंस्ट्रूमेंटल एरर, imperfection in the experimental technique and the personal error। तो एरर्स का क्लासिफिकेशन दो हिसाब से होता है। एक बार फिर से मैं बता देता हूं आपको, ये एरर का क्लासिफिकेशन दो हिसाब से होता है। नंबर 1 सिस्टमैटिक एंड नंबर 2 रैंडम। अब सिस्टमैटिक एरर के तीन टाइप है। इंस्ट्रूमेंटल एरर, नंबर 2 मेथड ऑफ एक्सपेरिमेंट इनपरफेक्ट मेथड ऑफ एक्सपेरिमेंट, एंड नंबर 3 पर्सनल एरर।
रैंडम एरर तो मैंने आपको बता दिया कि रैंडम एरर क्या होता है, उसके बारे में हमने पूरा डिटेल डिस्कशन कर दिया। अब इंस्ट्रूमेंटल एरर, सिस्टमैटिक एरर के 3 टाइप है, और मैं कैन से सिस्टमैटिक एरर कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय 3 वे। नंबर 1, इंस्ट्रूमेंटल एरर। सपोज कि आपके पास इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन है, और उसके ऊपर मैंने कुछ भी नहीं रखा है, उसके ऊपर मैंने कुछ भी नहीं रखा है, तो भी वो बता रहा है 1 किलोग्राम, तो भी मुझे वो 1 किलोग्राम बता रहा है। अब मैं मेरा वेट, मेरा मास उसके द्वारा मेजर कर रहा हूं, और सपोज आई कम टू नो दैट माय मास is I come to know that my mass is a 71 kg, but what is the true value of the my mass? कोई मुझे बताएगा मेरा वेट ट्रूली कितना? 70 kg. 70 kg. वो तो Around 70. हाँ, कुछ भी नहीं रखा था तो भी 1 kg बता रहा था। तो इसका मतलब भले मुझे वो 71 दिख रहा है, बट दैट रीडिंग इज erroneous, उसमें 1 kg का एरर है। बट ये जो एरर है वो इन परफेक्ट कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट का कैलिब्रेशन बराबर नहीं है, या इंस्ट्रूमेंट में कुछ गड़बड़ है, तो इसके वजह से ये प्रोड्यूस हुआ है। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज अ इंस्ट्रूमेंटल एरर। ये जो एरर है इंस्ट्रूमेंटल एरर, ये आइदर इट इज ऑलवेज पॉजिटिव या इट इज ऑलवेज नेगेटिव, वो एक साथ दोनों साइमल्टेनियसली, इट इज नॉट लाइक अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, बोथ इज नॉट गोइंग टू बी प्रोड्यूस साइमल्टेनियसली। अब कोई दूसरा बंदा वहां पे वो वेइंग मशीन से उसका वेट मेजर करेगा, तो सपोज कि उसका 81 मिलता है, तो उसका मतलब कि उसका एक्चुअल कितना है? 80 kg. वंस अगेन उसका एरर, मतलब ये एरर 1 + 1 kg का मिला, एरर का मतलब 1 kg का एरर + 1 kg का एरर मिला। अब कोई तीसरा बंदा मेजरमेंट करता है, उसका 65 kg मिलता है उसको, तो एक्चुअली उसका कितना होगा? 64. वापस से +1 kg का एरर मिला, यहाँ पे +1 kg का, मतलब ये ऑलवेज पॉजिटिव ही होती है। रैंडम एरर में क्या होता है कि कभी टेम्परेचर बढ़ता है, कभी टेम्परेचर डिक्रीज होता है, तो मतलब एरर पॉजिटिव भी मिलेगा और नेगेटिव भी मिलेगा। तो रैंडम एरर कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव साइमल्टेनियसली, वो अलग अलग एक्सपेरिमेंट करते टाइम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों मिल सकती है। बट इंस्ट्रूमेंटल एरर जो होती है वो हमेशा आइदर ऑलवेज पॉजिटिव और ऑलवेज Negative. इज दैट क्लियर टू यू? Yes, sir. और एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि सपोज कि आपके पास थर्मोमीटर है, वो जो पे होता है उस टाइप का नहीं, बट वो लेबोरेटरी में होता है उस टाइप का कोई थर्मोमीटर है। अब आप बॉइलिंग वाटर के अंदर उसको डालते हैं, तो आपको पता है कि वाटर कब बॉईल होता है? वाटर कब बॉईल होता है? 100 degrees Celsius. बट वो तो पता है हमको, बट मैंने थर्मोमीटर को डाला उसमें, तो उसमें थर्मोमीटर ने रीडिंग बताया मुझे 104 सेल्सियस दिखाया। एक्चुअली उसको कितना दिखाना था? 100, बस उसने बताया 104 सेल्सियस। इसका मतलब क्या हुआ कि उसके अंदर ये जो थर्मोमीटर उसके कुछ 4 डिग्री, हाँ 4 डिग्री का एरर है। हाँ उसके अंदर 4 डिग्री का एरर है। बस का मतलब उसका जो कैलिब्रेशन किया होता है, कैलिब्रेशन का मतलब वो जो लिखते हैं ना 1 2 3 4, उसका कैलिब्रेशन प्रॉपर नहीं हुआ है, गलत जगह पे 104 लिख दिया है, जहाँ पे 100 लिखना चाहिए वहां पे 104 लिख दिया है। तो ये इंस्ट्रूमेंटल एरर बोलते हैं इसको, कि जो इंस्ट्रूमेंट के इनपरफेक्शन, इनएडिक्युलर कैलिब्रेशन के द्वारा प्रोड्यूस होता है, तो वो इंस्ट्रूमेंटल एरर है। अब सेकंड वन इज द इनपरफेक्ट मेथड ऑफ द एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट का मेथड बराबर नहीं है तो भी एरर प्रोड्यूस हो सकता है। जैसे मैं आपको बताऊं, सपोज कि ये थर्मोमीटर है और थर्मोमीटर से मुझे मेरा बॉडी टेम्परेचर मेजर करना है। ये थर्मोमीटर के द्वारा मुझे बॉडी टेम्परेचर मेजर करना है, तो कोई मुझे बताएगा कैसे मेजर करना होता है? मुंह में रख के। थर्मोमीटर के द्वारा मुझे मेरे बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? आई हैव टू मेक दिस कॉन्टेक्ट ऑफ द थर्मोमीटर विद माई बॉडी। मुझे ये बॉडी के साथ थर्मोमीटर का कांटेक्ट करवाना पड़ेगा। बट कभी कभी क्या होता है कि थर्मोमीटर का कांटेक्ट प्रॉपर नहीं है, यहाँ से देखो बाहर निकल रहा है थर्मोमीटर, यहाँ से ये बाहर निकल रहा है। तो अब क्या होगा कि क्या ये मुझे मेरे बॉडी का रियल टेम्परेचर देगा? नो सर। नहीं देगा। तो ये मैंने क्या गलती कर दिया कि मैंने जो मेथड था, जो एक्चुअली जेन्युइन मेथड था, उससे वो जेन्युइन मेथड के साथ मैंने एक्सपेरिमेंट नहीं किया। सर बोलो सर, तो ये मिस्टेक हुआ ना? इसको कह सकते हैं मिस्टेक।
ये जो इनपरफेक्ट मेथड ऑफ एक्सपेरिमेंट को मिस्टेक कह सकते हैं हम। यहाँ पे जो एरर प्रोड्यूस हो रहा है उसको मिस्टेक कह सकते हैं। तो ये इनप्रॉपर मेथड ऑफ एक्सपेरिमेंट के द्वारा भी एरर प्रोड्यूस हो सकता है। तो इसको बोलेंगे हम मेथड एरर ऐसा कह सकते हैं। और नंबर 3 पर्सनल एरर। अब कोई बंदा ऐसा है कि जिसको स्पेक्टिकल्स है, जिसके मतलब नंबर्स है आंख में, बट वो विदाउट स्पेक्ट उसको एक्सपेरिमेंट कर रहा है, तो वो देखेगा एक्चुअली मेजरमेंट 2 का है और उसको दिखाई देगा 3 दिखाई देगा, तो वो लिखेगा 3। तो ऐसे कुछ पर्सनल बायस के द्वारा, ऐसे पर्सनल प्रॉब्लम के द्वारा जो एरर्स प्रोड्यूस होते हैं पर्सनल एरर बोलते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि बंदा ने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया, कैलकुलेशन में कुछ उसने गड़बड़ कर दिया बंदे ने, तो उसके द्वारा भी एरर प्रोड्यूस हो सकता है। तो ये जो है तो उसको पर्सनल एरर बोलते हैं। तो ये जो सारी चीजें है, इंस्ट्रूमेंटल एरर, एरर प्रोड्यूस बाय द इनपरफेक्ट मेथड ऑफ द एक्सपेरिमेंट एंड पर्सनल एरर, तो इसको हम रिमूव कर सकते हैं, इसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। कैसे? तो जो इंस्ट्रूमेंट खराब है उसको निकाल दो और उसको रिपेयर करवाओ। जो बंदे का पर्सनल बायस है, पर्सनल प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करो। अगर वो सॉल्व नहीं कर सकते तो बंदे को ही चेंज कर दो और प्रॉपर मेथड से एक्सपेरिमेंट करो। तो ये 3 चीज करोगे तो ये जो सिस्टमेटिक एरर है उसको आप एलिमिनेट कर सकते हो, इसको रिमूव कर सकते हैं। बट जो रैंडम एरर है वो तो इनकंट्रोलेबल एंड इनअवॉइडेबल एंड इनप्रेडिक्टेबल, इनअवॉइडेबल एंड इनकंट्रोलेबल सर्कमस्टेंसेस के द्वारा प्रोड्यूस होता है, तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो कोई मुझे बताएगा आप में से कि अगर रैंडम एरर को मुझे एलिमिनेट करना है तो क्या करना चाहिए? सिस्टमैटिक एरर तो एलिमिनेट हो जाएगा, उसको प्रॉपर तरीके से उसको हटा सकते हैं, बट रैंडम एरर का सॉल्यूशन कुछ भी नहीं है। बट तो भी अगर कुछ करना है तो क्या कर सकते हैं, कोई बताएगा मुझे? सर, बोलो। एनवायरमेंटल कंडीशंस को चेंज करने का ट्राई करना पड़ेगा। अरे भाई हम भगवान थोड़ी ना है, अगर ऐसा कर सकते हैं तो ये कोरोना को कब के हटा नहीं देते हम। सर तो ट्राई करने में क्या? हाँ। आपको लेबोरेटरी में एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट करना है और आपको पूरा एनवायरनमेंट चेंज कर देना है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो बोलो कैसे करेंगे इसको, कैसे एलिमिनेट करेंगे? सर वेदर वार्म हो तो फिर वो एसी लगा दे, ऐसा कुछ कर देते। नहीं, आप तो ऐसी बात करो कि मुझे एक्सपेरिमेंट करना है तो उसके पहले मुझे एसी लगाना पड़ेगा और ऐसा सब कुछ कंट्रोल करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। और कोई बताओ, और कुछ बताओ। सोचो क्या करना चाहिए यहाँ पे। सर बोलो। ये जो केमिकल रिएक्शंस जैसे मतलब लेबोरेटरीज में जो रिएक्शन होते हैं वो कुछ प्रेशर के इन्फ्लुएंस में होते हैं। नहीं, आप मतलब मैं एक सिंपल एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ और आप बहुत मतलब थोड़ा आप कॉम्प्लेक्स सोचते हो, बहुत कॉम्प्लेक्स सोचते हो। लेबोरेटरी में क्या मतलब, ये एक सिंपल चीज कर सकते हैं हम। हमको क्या करना चाहिए यहाँ पे रैंडम एरर को एलिमिनेट करने के लिए? हमको बहुत बार एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। वो सेम एक्सपेरिमेंट उसको बहुत बार करना होता है और उसका हर एक टाइम जो भी रीडिंग आता है वो पूरे रीडिंग का अगर हम एवरेज निकाल देते हैं, डू द एक्सपेरिमेंट नंबर ऑफ टाइम्स एंड फाइंड आउट द एवरेज ऑफ ऑल द रीडिंग्स, देन इट विल बी अप्रोक्सीमेटली द ट्रू वैल्यू। तो ये रैंडम एरर का एक ही सॉल्यूशन है कि आपको क्या करना है कि बार बार एक्सपेरिमेंट करना है। तो हर एक बार जो आंसर आता है उस सब का अगर आप एवरेज निकाल दोगे तो ऑटोमेटिकली वो जो आंसर आएगा वो ऑलमोस्ट ट्रू वैल्यू के नजदीक आ जाएगा। तो क्या ये चीज समझ में आया आपको? Yes, sir. यस सर। तो सो दिस इज द वे वी कैन एलिमिनेट द रैंडम एरर। तो अब एक बार देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। मैंने आपको वैसे एरर कितना होता है, किस टाइप के होते हैं, वो सब मैंने समझाया आपको। एक बार फटाफट इसको रीड भी कर लेते हैं तो आपको पूरा चीज क्लियर हो जाएगा। Write the type of the error in the measurement of the physical quantity explained. Error caused in an observation of the physical quantity
can be categorized by two way, systematic and random. Systematic error caused when the measured value is different than the true value is called error. उसको error ही बोलते हैं. These errors are either on the positive or in the negative side. It is not occurring simultaneously both the sides. Some source of the systematic error are as follow. Number one, instrumental error. The error arises due to the imperfect design or calibration of the measuring instrument or zero error instrument. Zero error in the instrument. Zero error का मतलब क्या हुआ कि जीरो से जीरो में, मतलब कभी मैंने बताया ना कि जीरो एरर का मतलब ऐसा हुआ कि कोई आप वेइंग मशीन पे किसी को रखते नहीं हो तो भी कुछ बता रहा है, तो उसको जीरो एरर बोलते हैं. मतलब 1 kg बता रहा है तो उसको जीरो के साथ जीरो में मैच होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है तो उसको जीरो एरर बोलते हैं. तो बिकॉज ऑफ द जीरो एरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, इसके द्वारा जो एरर प्रोड्यूस होता है उसको इंस्ट्रूमेंट एरर बोलता है. एग्जाम्पल, इफ द टेम्परेचर graduation of the thermometer may be inadequately calibrated, then at the STP temperature of the boiling water, it will, suppose we have some thermometer which at the boiling water measure 104 Celsius instead of 100 Celsius. So this is called the instrumental error. 1 year कैलिपर्स का जीरो मार्क जीरो पे नहीं होता है तो वो भी एक यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट एरर प्रोड्यूस करेगा. तो दिस आर द एग्जांपल ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एरर. अब दूसरी बात जो है वो imperfection in the experimental technique or the procedure. क्या लिखा हुआ देखो कि if a thermometer used to measure the body temperature is not properly placed in the contact with the body. अगर हम बॉडी का टेम्परेचर थर्मोमीटर के द्वारा मेजर करते हैं और उसका प्रॉपर कांटेक्ट नहीं करवाते हैं तो ऑब्वियसली इट इज नॉट गोइंग टू बी गिव अस द एक्चुअल टेम्परेचर ऑफ द बॉडी. इट विल गिव अस चार्जर आप तो मम्मी ना फोन, it will give some other values. So that is the error produced by the improper method of the experiment. सर तो सर ये मिस्टेक जैसा ही हुआ ना, हो कह सकते हैं हम इसको मिस्टेक कह सकते हैं. देखो ये दोनों इनपरफेक्ट मेथड ऑफ एक्सपेरिमेंट एंड जो पर्सनल एरर है उसको भी मिस्टेक बोल सकते हैं, बट इंस्ट्रूमेंट एरर को मिस्टेक नहीं बोल सकते हैं. Okay, the third one is a personal error. Personal error arises due to the individual bias, lack of a proper setting of the apparatus, or individual carelessness in taking the observations without observing the proper precaution. So these are the error produced due to the personal bias. For example, if you by habit always hold your head a bit too far to the right or left, कभी क्या होता है कि आपको रीडिंग लेते टाइम क्या करना होता है कि आपको एग्जैक्ट सामने देखना होता है, बट आपका हैबिट ऐसा है कि आपका हेड ऐसा ही रहता है या फिर ऐसा ही रहता है, तो आप वो मतलब प्रॉपर एग्जैक्ट जो रीडिंग होगा वो नहीं देख पाएंगे. जैसे इसका सिंपल एग्जांपल आपका ये पैरालैक्स है, एक आंख से अगर देखते हो और दूसरे आंख से देखते हो दोनों हिसाब से आपको रीडिंग अलग अलग मिलेंगे, तो ये एक टाइप का पैरालैक्स जैसा ही हुआ. मतलब ये सब पर्सनल एरर है. तो ये जब चीज सिस्टमैटिक एरर कैन बी मिनिमाइज्ड, देखो क्या लिखा है, सिस्टमैटिक एरर कैन बी मिनिमाइज्ड बाय इम्प्रूविंग द एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, सिलेक्टिंग अ बेटर इंस्ट्रूमेंट एंड रिमूविंग द पर्सनल बायस. दिस एरर कैन बी एलिमिनेटेड. बट अगर रैंडम एरर की बात करते हैं तो क्या लिखा हुआ है कि एरर विच अकर इरेगुलरली and random with the respect to the sign or size is called a random error. This error is arise due to the random and unpredictable fluctuation in the experimental condition. तो ये जो एरर है वो इनकंट्रोलेबल एंड इनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशन के द्वारा प्रोड्यूस होती है. जैसे मैंने आपको बताया कि पीरियोडिक टाइम
जो है वो टेम्परेचर के साथ चेंज होता है, तो टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, प्रेडिक्ट भी नहीं कर पाएंगे, अवॉइड भी नहीं कर पाएंगे। तो ये जो एरर प्रोड्यूस होगा उसका सॉल्यूशन क्या है? तो उसका एक ही सॉल्यूशन है जो लास्ट में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? हाँ, दिस एरर कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव साइमल्टेनियसली। रिपीटेशन, देखो इसका सॉल्यूशन एक ही है, repeating the observation several times and taking the arithmetic mean of all the observation will almost giving us the true value of the measured quantity। तो इसका सॉल्यूशन एक ही है कि बार बार एक्सपेरिमेंट करो और सबका एवरेज निकाल दो। तो ये उसका सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे अलग अलग टाइप के एरर कैसे प्रोड्यूस होते हैं और कितने टाइप के एरर्स है वो हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट टॉपिक इज द लीस्ट काउंट एंड लीस्ट काउंट एरर। देखो अब मैं आपको एक जबरदस्त चीज बताने वाला हूं। कोई इंस्ट्रूमेंट जो है वो एरनियस नहीं है, वो एकदम परफेक्ट है, तो भी उसके अंदर एरर प्रोड्यूस होती ही है। कोई इंस्ट्रूमेंट ऐसा है कि वो परफेक्ट मेजरमेंट दे रहा है तो भी उसका मेजरमेंट एरनियस ही है। क्वेश्चन इज दैट कि क्या बोल रहे हैं ये सर, कि ऐसे बोल रहे हैं कि अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, परफेक्ट चल रहा है तो भी एरर देगा। मैं आपको बताऊं, एक एग्जांपल दूं तो समझ में आ जाएगा। अच्छा चलो, वहां पे प्रेरक है, प्रेरक। यस सर। अच्छा प्रेरक, अभी जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, वो मैंने चेक किया तो पता चला मुझे कि 11 आवर 28 मिनट 58 सेकंड्स है। ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है। चलो अब मुझे ये बताओ, आपके मोबाइल का क्लॉक क्या बता रहा है? 11:27 11:28 11:28 बता रहा है। 11:20 हाँ 11:28 बता रहा है मोबाइल का क्लॉक। तो क्या ये रीडिंग क्या ये एरोनियस है या करेक्ट है? सर इसमें सेकंड तो नहीं है। हाँ सेकंड नहीं है, वही तो मैं बता रहा हूँ। तो मतलब करेक्ट क्या? नहीं, इस यस, क्या करेक्ट कैसे होगा? ट्रू वैल्यू तो क्या है? हाँ सर, पर इसमें सेकंड नहीं है सर, ना। माइनर एरर। हाँ मतलब मैं वही बोल रहा हूँ कि आपका जो मोबाइल का क्लॉक सही बराबर चल रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, तो भी उसका रीडिंग तो एरोनियस ही है। एरोनियस ही है, उसके इसके अंदर कितना एरर होगा? अभी जो देख, अभी जो एग्जांपल लिया उसमें कितना एरर होगा उसका? 50 सेकंड। 58 सेकंड। 58 सेकंड। सपोज कि अब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 11 आवर 28 मिनट एंड 59.99 सेकंड हो रहा है सपोज के, तो भी आपका जो मोबाइल का क्लॉक होगा वो कितना एट दैट टाइम? 11:28। वो तो 11:28 ही देगा। तो मतलब क्या होगा? मतलब क्या होगा कि इसके अंदर कितना एरर प्रोड्यूस हो गया? 59.99 सेकंड। 59.99 सेकंड जितना एरर प्रोड्यूस हो गया। मतलब ऑलमोस्ट आई कैन से ऑलमोस्ट 60 सेकंड जितना एरर प्रोड्यूस हो गया। क्या ऐसा कह सकते हैं मैं? यस सर। क्या आपका मोबाइल का क्लॉक जो था वो बराबर नहीं था? बरोबर ही। क्या सर मोबाइल बराबर था। बराबर था तो भी उसका जो रीडिंग है वो, तो भी उसका रीडिंग एरनियस मिलता है। तो उसका क्या प्रॉब्लम? इसका 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 रीजन क्या है? सर सेकंड्स का सिस्टम नहीं है। हाँ तो उसका रीजन ऐसा है कि उसका लीस्ट काउंट जो है वो मिनट तक ही है, उसका लीस्ट काउंट सेकंड नहीं है, वो मिनट तक ही मेजरमेंट कर पा रहा है। तो दैट इज कॉल्ड अ लीस्ट काउंट एरर। तो अभी जो टॉपिक मैं डिस्कस कर रहा था वो लीस्ट काउंट एरर है। तो ये लीस्ट काउंट एरर समझ में आया? यस सर। तो आपका इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे क्या है कि वो मिनट तक ही मेजर कर पा रहा है। उसका लीस्ट काउंट जो है वो 1 मिनट है, वो मिनट से ज्यादा कम मेजरमेंट नहीं कर पा रहा है। तो उसके वजह से उसके रीडिंग में ऑटोमेटिकली एक एरर प्रोड्यूस हो गया है। ऑटोमेटिकली वो इंस्ट्रूमेंट बराबर काम कर रहा है, तो सब कुछ परफेक्ट है, तो भी एक एरर ऑटोमेटिकली वहां पे जनरेट हो, उसके खुद के द्वारा जनरेट हो गया है। एंड उस एरर को हम बोलेंगे लीस्ट काउंट एरर। तो ये जो एरर प्रोड्यूस हो रहा है बिकॉज ऑफ द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, इसको बोलेंगे लीस्ट काउंट एरर। मुझे कोई बताएगा व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द लीस्ट काउंट एरर हियर? क्या ये जो आपका जो मोबाइल का क्लॉक है उसके द्वारा
मैक्सिमम कितना लीस्ट काउंट एरर प्रोड्यूस हो सकता है? 1 hour. मिनट तक 6 देखो, सेकंड कोई बताएगा मुझे सोच के, व्हाट इज द मैक्सिमम लिस्ट काउंट एरर कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय दिस सर पर इंस्ट्रूमेंट? सेकेंड से नहीं है तो लिस्ट काउंट कैसे बताएंगे? नहीं, मैं ऐसा बोल रहा हूँ, किसी के घर पे से आवाज आ रहा है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि अनम्यूट होके बताओ कि ये जो आपका मोबाइल का क्लॉक है उसके द्वारा मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम कितना एरर प्रोड्यूस हो सकता है? 24 hours. कितना होगा? 24 hours. 24 सेकंड। 24 hours. 24 hours. 24 आवर का एरर प्रोड्यूस होगा, मतलब एक दिन पीछे चलेगा आपका घड़ी, मतलब आपका जो क्लॉक है वो एक दिन पीछे चलेगा। 60 सेकंड 3 seconds. 59.99 हाँ, सेकंड ये 59.99 सेकंड, मतलब ऑलमोस्ट 60 सेकंड। इससे ज्यादा एरर प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा। ये मैक्सिमम जो पॉसिबल एरर है वो 60 सेकंड से ज्यादा उसमें एरर प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा, बिकॉज जैसे ही जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो 11 आवर 29 जैसे ही होगा, तो ऑन द सेम टाइम हमारा मोबाइल भी क्या कर देगा? 11:29 कर देगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है? यस सर यस यस सर। तो आपका जो क्लॉक है मोबाइल का वो मैक्सिमम कितना एरर दे सकता है? क्योंकि भाई 59.99 सेकंड, मतलब ऑलमोस्ट 60 सेकंड। मतलब ऐसा हुआ कि जो कोई भी इंस्ट्रूमेंट का जो लीस्ट काउंट है, तो कंक्लूजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कंक्लूजन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। So conclusion is, I can consider the least count of any instrument. I can consider the least count of any instrument. देखो, ये हमारे जो मोबाइल का जो क्लॉक था उसका लीस्ट काउंट कितना था? बताओ, मोबाइल के क्लॉक का लीस्ट काउंट कितना था? ये 59.9 नहीं, एरर की बात नहीं कर रहा हूँ, लीस्ट काउंट की बात कर रहा हूँ। 11.1 सेकंड 1 minute. मोबाइल की क्लॉक की बात कर रहा हूँ, 1 मिनट। तो लीस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, देखो ये कंक्लूजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट will be the maximum least count error by that instrument. जैसे हमारा मोबाइल का क्लॉक का जो लीस्ट काउंट था वो 1 मिनट था, वो 1 मिनट उसका लीस्ट काउंट था, 1 मिनट से ज्यादा कम वो मेजर नहीं कर पाएगा। तो इसका लीस्ट काउंट भी 1 मिनट था, और उसके द्वारा जो मैक्सिमम एरर प्रोड्यूस हुआ वो भी कितना था? जो मैक्सिमम एरर प्रोड्यूस हुआ वो भी कितना हुआ? वो भी 1 मिनट हुआ। तो कंक्लूजन क्या हुआ कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट का जो लीस्ट काउंट है उसी को हम उसका मैक्सिमम लीस्ट काउंट एरर बोल सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट का जो लीस्ट काउंट है वही उसका लीस्ट काउंट एरर बन जाएगा। इज दैट क्लियर टू यू एवरीबॉडी? Yes, sir. मोबाइल क्लॉक जो था हमारा वो उसका लीस्ट काउंट 1 मिनट था, तो उसके द्वारा जो मेजरमेंट हुआ उसका मैक्सिमम एरर भी 1 मिनट ही था। तो कंक्लूजन इज दैट के लीस्ट काउंट ऑफ एनी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट will be automatically its maximum least count error. So that is the conclusion of this topic. तो ये लीस्ट काउंट एंड लीस्ट काउंट एरर क्या है वो आपको समझ में आया फ्रेंड्स? इज इट अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. तो सर, हाँ, बोलो। मैं गाड़ी से वो निकल गया था, लीव हो गया था, तो वो लीस्ट काउंट वाला फिर से
देखो मैं एक कंक्लूजन बोल रहा हूं, वो अभी आप सुन लो। कंक्लूजन ऐसा है कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट का जो लीस्ट काउंट है उसी को उसका लीस्ट काउंट एरर हम बोल सकते हैं। मैंने ये समझाया था कि हमारा मोबाइल का जो क्लॉक है वो सेकंड मेजर नहीं कर पा रहा है, वो मिनट ही मेजर कर पा रहा है। वो उसका लीस्ट काउंट मिनट तक का है, तो उसके द्वारा जो एरर प्रोड्यूस होगा मैक्सिमम एरर वो भी 1 मिनट ही होता है। वो मैंने ऐसे एग्जाम्पल ऐसा दिया कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, एक बार फटाफट में बोल देता हूँ। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम सपोज के 11 hour 37 सेकेंड 59.99 सेकेंड है, बट हमारा जो मोबाइल क्लॉक लोग दे रहा है वो तो 11:37 ही दे रहा है। तो मतलब क्या हुआ, इसका एरर कितना प्रोड्यूस हुआ उसमें? तो 59.99 मतलब almost 1 minute. Can I say this? Almost 1 minute. Yes sir. Yes, sir. इसका लिस्ट काउंट भी 1 मिनट था और उसका एरर भी 1 मिनट है। तो वही तो कंक्लूजन है कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट का जो लिस्ट काउंट होता है उसको हम उसका लिस्ट काउंट एरर कह सकते हैं। इज इट क्लियर? Yes, sir. अब नेक्स्ट टॉपिक। अब तक मैंने आपको कौन कौन से टाइप के एरर होते हैं वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब एरर का कैलकुलेशन कैसे होता है वो हम डिस्कस करेंगे। तो एरर का कैलकुलेशन 3 हिसाब से हो सकता है। एरर का कैलकुलेशन 3 हिसाब से हो सकता है। एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। तो एरर का कैलकुलेशन 3 रीत से हो सकता है। एरर कैन बी एस्टिमेटेड बाय 3 ways. एब्सोल्यूट एरर नंबर 1, नंबर 2। भाई कौन छे? कौन छे? मिस्टर कोस्टो? मैं नहीं। अच्छा, तो एरर का एस्टिमेशन 3 हिसाब से हो सकता है। एब्सोल्यूट, रिलेटिव एंड परसेंटेज। तो अब कैसे उसका कैलकुलेशन होता है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो उसके लिए मैं एक न्यूमेरिकल पहले लूंगा। तो न्यूमेरिकल के द्वारा आपको थ्योरी समझ में आएगा। जैसे जनरली तो ऐसा होता है कि पहले थ्योरी सीखना होता है, उसके ऊपर से न्यूमेरिकल डिस्कस करना होता है। यहाँ पे मैं उल्टा करूंगा, पहले हम न्यूमेरिकल एक डिस्कस करेंगे और उसके ऊपर से थ्योरी डिस्कस करेंगे। तो मुझे अब निकालना है एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एंड परसेंटेज। इधर हिंदी जो है ना, बाल 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 जैनिल, आपके घर में से आवाज आ रही है। ओके, तो पहले एक न्यूमेरिकल हम डिस्कस करेंगे, तो उसके बेस पे आपको थ्योरी समझ में आ जाएगा। तो यू शुड कम टू द इलस्ट्रेशन नंबर। ये रहा आपके सामने इलस्ट्रेशन नंबर 7। क्या आपके मोबाइल के स्क्रीन पे इलस्ट्रेशन नंबर 7 आ रहा है? देखो तो। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, sir. तो क्या लिखा हुआ है कि वी मेजर द पीरियोडिक टाइम ऑफ द ऑसिलेशंस of a simple pendulum in a successive measurements. The readings turn out to be, देखो 5 बार एक्सपेंड किया, 5 बार अलग अलग बार एक्सपेंड किया तो हमको अलग अलग वैल्यूज मिला। 2.63, 2.56, 2.42, 2.71, 2.80। अब मुझे फाइंड करना है एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर मुझे फाइंड करना है। 5 अलग अलग बार मैंने एक्सपेंड किया और मुझे फाइंड करना है रिलेटिव, परसेंटेज एंड एब्सोल्यूट। चलो, तो मुझे ये बताओ फ्रेंड्स, सबसे पहले कौन सा रीडिंग था?
कौन सा रीडिंग था पता है किसी को? 2.56 2.63 2.63 सेकेंड। अब दूसरा वाला कौन सा था? 2.56 तीसरा वाला पता है किसी को? 2.42 2.42 चौथा वाला 2.71 ओके एंड द फिफ्थ वन इज 2.80 2.80 ओके डन। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है? तो यहाँ पे मुझे एब्सोल्यूट एरर फाइंड करना है, परसेंटेज एरर फाइंड करना है एंड रिलेटिव एरर फाइंड करना है। तो सबसे पहले एरर का मतलब क्या होता है? तो कि भाई जो ट्रू वैल्यू से एरर का मतलब ट्रू वैल्यू से वो कितना दूर है उसको एरर बोलते हैं। तो एरर को फाइंड करने के लिए सबसे पहले मुझे ये तो पता होना चाहिए ना कि ट्रू वैल्यू क्या है, तो पता चलेगा कि एरर कितना है। तो पहले ट्रू वैल्यू तो पता होना चाहिए ना। तो चलो मेरे पास ट्रू वैल्यू तो है ही नहीं, तो कोई मुझे बताएगा कैसे मिलेगा ट्रू वैल्यू? एवरेज वैल्यू। परफेक्ट। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? ये सबका एडिशन डिवाइड बाय 2। हाँ, अगर आपको डिवाइडेड बाय 5 सबका एडिशन डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू फाइंड करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? ये सारे का एवरेज निकालना पड़ेगा। नहीं है। ये सारे रीडिंग का आपको एवरेज निकालना पड़ेगा। तो एवरेज मतलब एडिशन डिवाइड बाय द नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशंस। तो सबका एडिशन मैंने किया और उस एवरेज निकालते हैं तो वो मुझे मिलेगा 2 पॉइंट। किसी को पता है कैलकुलेटर अलाउड है आपका गुजरात बोर्ड के लिए? 2.625 तो इसका जो आंसर आएगा वो 2.625 मिलेगा। तो 2.62 रख सकते हैं हम इसको। चलो तो ये हमारे लिए क्या हो गया? कोई बताएगा ये मेरे हमारे लिए क्या हो गया? ट्रू टाइम। तो ये हमारे लिए ट्रू वैल्यू हो गया। दिस इज द। चलो अब एरर इन द रीडिंग 1 इसको डिनोट ऐसे करेंगे। रीडिंग 1 है उसका एरर, इसको ऐसे हम डिनोट करेंगे। डेल्टा टी का मतलब एरर इन द टाइम। डेल्टा इज हियर, डेल्टा इज इंडिकेटिंग एरर। रीडिंग 1 का एरर। तो आपको क्या करना है रीडिंग 1 का एरर फाइंड करने के लिए? आपको रीडिंग 1 का एरर फाइंड करने के लिए आपको उसका एक्चुअल वैल्यू में से उसका एवरेज वैल्यू निकालना है। उसका एवरेज वैल्यू आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो आपको T1 माइनस टी एवरेज करना पड़ेगा। तो चलो मुझे बताएगा रीडिंग 1 का क्या आएगा एरर? 0.01 रीडिंग 1 का जो एब्सोल्यूट एरर है वो 0.01 सेकंड है। चलो रीडिंग 2 का एब्सोल्यूट एरर क्या आएगा? 0.06 माइनस 0.06 माइनस 0.06। रीडिंग 3 का एब्सोल्यूट एरर क्या आएगा? माइनस 0.20 माइनस 0.20। रीडिंग 4 का एब्सोल्यूट एरर क्या आएगा? 0.09 0.09। मतलब दोनों का डिफरेंस ट्रू वैल्यू के साथ उसका डिफरेंस कितना है वो निकालना है आपको। उसका ट्रू वैल्यू के साथ डिफरेंस कितना है वो आपको निकालना है। 5 का क्या आएगा? 0.18 0.18 0.18 सेकेंड्स। तो ये मुझे क्या मिला पता है आपको? ये मुझे सारे जो इंडिविजुअल रीडिंग्स है उसके एब्सोल्यूट एरर मिले। मुझे तो पूरा एक्सपेरिमेंट जो है ना उसका एब्सोल्यूट एरर फाइंड करना है। ये तो मुझे इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर ऑफ ईच रीडिंग मुझे मिला। सो दिस इज द कम्स आउट टू बी अ इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर ऑफ ईच रीडिंग। अब मुझे क्या करना है? मुझे ये सारों का ये पूरा एक्सपेरिमेंट जो है उसका मुझे एब्सोल्यूट एरर निकालना है, पूरे एक्सपेरिमेंट का। तो अगर मुझे पूरे एक्सपेरिमेंट का एब्सोल्यूट एरर निकालना है तो वापस से ये जो भी कुछ मुझे मिला उसका वापस से मुझे एवरेज निकालना होगा। बट आपको उसका सबका मैग्नीट्यूड लेके मतलब मोड लेके एवरेज निकालना है। तो पॉजिटिव नेगेटिव सब पॉजिटिव हो जाएगा। तो आपको क्या करना है कि सारे जो वैल्यूज है उसका मोड लेके आपको एवरेज निकालना है। तो वो जो मिलेगा वो आपको मिलेगा वो मिलेगा आपको पूरे एक्सपेरिमेंट का एवरेज एब्सोल्यूट एरर आपको मिलेगा। तो ये सारे जो चीज है उसका अगर आप मोड लेके
उसको अगर एवरेज निकालोगे तो वो आपको मिलेगा 0.1 सेकंड, ऐसा कुछ मिलेगा। Yes. उसका एडिशन मोड लेके, कुछ पॉजिटिव है कुछ नेगेटिव है, बट आपको पूरे पॉजिटिव लेके उसका निकालना है, तो आपको 0.108 मतलब 0.1 सेकंड मिलेगा। तो ये जो आपको मिल गया वो क्या मिल गया आपको, पूरे एक्सपेरिमेंट का एब्सोल्यूट एरर आपको मिल Absolute गया। error. तो फ्रेंड्स क्या करना होता है, सबसे पहला स्टेप, आपको बहुत सारे रीडिंग दिए होंगे, आपको सबसे पहले क्या करना होता है, स्टेप नंबर 1, एवरेज निकाल के True value. आपको ट्रू वैल्यू निकालना है। तो वो कैसे निकलेगा, सबका एवरेज निकाल दो तो आपको ट्रू वैल्यू मिल जाएगा। स्टेप 2, अब क्या करना है, अब इंडिविजुअल रीडिंग का जो एवरेज, इंडिविजुअल रीडिंग का खुद का जो एरर है वो फाइंड कर दो। हर एक रीडिंग का एब्सोल्यूट एरर फाइंड करते जाओ। और स्टेप नंबर 3, वो सारे जो इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर है, वो सारे इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर का मोड लेके, उसका मॉड्यूलस लेके आपको उसका एवरेज निकालना है। तो वो आपको पूरे एक्सपेरिमेंट का एवरेज एब्सोल्यूट एरर मिल जाएगा। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मीनिंग क्या हुआ, तो इसका मीनिंग ऐसा हुआ कि हमारा जो पेंडुलम है, उसका पीरियोडिक टाइम जो है ना वो 2.62 सेकेंड्स है, बट उसमें 0.11 का एरर प्रोड्यूस हो सकता है। इसका मीनिंग ऐसा हुआ कि पीरियोडिक जो टाइम है हमारा, उसका एक्चुअल वैल्यू जो है वो 2.62 वैल्यू ट्रू वैल्यू है, बट उसके अंदर पॉसिबिलिटी क्या है, तो प्लस और माइनस 0.11 सेकेंड का वेरिएशन फ्लक्चुएशन पॉसिबल है। मतलब ऐसा भी कह सकते हैं कि जो पीरियोडिक टाइम है वो 2.62 माइनस 0.11 से लेके 2.62 प्लस 0.11 के बीच में हो सकता है। पीरियोडिक टाइम जो है वो 2.62 माइनस 0.11 से लेके 2.62 प्लस 0.11 के बीच में हो सकता है। तो इसका मीनिंग ऐसा हुआ। देखो, ये जो एब्सोल्यूट एरर कैसे मेजर करना होता है वो हमने डिस्कस किया। इसका मीनिंग ऐसे होगा कि जो पीरियोडिक टाइम है उसका वैल्यू ये दोनों के बीच में 2.62 माइनस 0.11 से 2.62 प्लस 0.11 के बीच में हो सकता है। अब मैंने आपको ये तो एक्सप्लेन कर दिया कि एब्सोल्यूट एरर कैसे फाइंड करना है, बट अभी हमको क्या फाइंड करना है, अभी हमको फाइंड करना है रिलेटिव एरर। एब्सोल्यूट एरर, Relative. हाँ एब्सोल्यूट एरर तो आपको समझ में आ गया, बट अब रिलेटिव एरर कैसे मिलता है वो मैं आपको बताऊं। तो उसका सिंबल डेल्टा है। तो आपको क्या करना है कि जो आपको एब्सोल्यूट एरर मिला है ना, उसको आपको ट्रू वैल्यू से डिवाइड करना है। अगर आप एब्सोल्यूट एरर को ट्रू वैल्यू से डिवाइड करते हो तो वो जो आपको देगा उसको रिलेटिव एरर बोलते हैं। तो रिलेटिव एरर इज नथिंग बट इट इज द रेशियो ऑफ द एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू। तो एब्सोल्यूट एरर आपको क्या मिला, 0.11 मिला, और ट्रू वैल्यू क्या है फ्रेंड्स, 0.62 है। तो उसका रेशियो फाइंड करो तो क्या आएगा, देखो तो 0.11 डिवाइड बाय 2.62 0.042. तो आपको मिलेगा 0.042। तो ये जो मिला वो आपको क्या मिला, रिलेटिव एरर। Relative error. Percentage error multiply by 1000. मल्टीप्लाई बाय, परफेक्ट। अगर परसेंटेज एरर करना है, अगर आपको परसेंटेज एरर फाइंड करना है तो ऑब्वियसली आपको क्या करना पड़ेगा, उसको 100 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आप रिलेटिव एरर जो है उसको 100% से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब ये डेल्टा टी बाई टी जो है उसको 100% से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो आपको देगा परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर ये रीडिंग में कितना हुआ, 4.2% का हुआ। तो बहुत ही सिंपल चीज है फ्रेंड्स। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ऐसा हुआ कि ये जो पीरियोडिक टाइम है वो है तो 2.62 सेकेंड बस, बट उसमें कितना फ्लक्चुएशन पॉसिबल है, कितने परसेंटेज का,
मतलब 4.2 4.2% परसेंटेज का फ्लक्चुएशन पॉसिबल है, प्लस और माइनस। इसका मीनिंग ऐसा हुआ। इज दैट क्लियर टू यू एवरीबॉडी? Yes, sir. तो फिर से एक बार स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। आपको बहुत सारे रीडिंग दिए होंगे और पूछा होगा कि एब्सोल्यूट एरर फाइंड करो, रिलेटिव एरर फाइंड करो एंड परसेंटेज एरर फाइंड करो। तो सबसे पहला काम स्टेप 1 आपको क्या करना है? सबका एवरेज निकालना है, सारे रीडिंग का सबका एवरेज निकाल के वो जो मिलेगा उसको क्या बोलेंगे? ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू बोलेंगे। सही बात है, नंबर 1। नंबर 2, अब क्या करना है आपको? ईच रीडिंग का, आपको हर एक रीडिंग का एब्सोल्यूट एरर इंडिविजुअली फाइंड करना है। तो यू नीड टू फाइंड द एब्सोल्यूट एरर ऑफ ईच एंड एवरी रीडिंग। अब उसके बाद क्या करना है? उसका मोड लेके वो सारे जो रीडिंग के एब्सोल्यूट एरर है उसका मोड लेके आपको एवरेज निकालना है। वो आपको देगा एवरेज एरर ऑफ द होल एक्सपेरिमेंट। तो पूरे एक्सपेरिमेंट का आपको एब्सोल्यूट एरर देगा। तो ये मिलेगा आपको एब्सोल्यूट एरर। अब एब्सोल्यूट एरर को अगर ट्रू वैल्यू से डिवाइड कर दो, एब्सोल्यूट एरर को ट्रू वैल्यू से डिवाइड कर दो तो क्या मिलेगा आपको? रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिलेगा आपको? तो ये आपको समझ में आया कैसे सोल्व करना होता है? Yes, sir. अब मैं आपको थ्योरी एक्सप्लेन करूंगा तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अगर मैंने पहले थ्योरी एक्सप्लेन किया होता ना तो आपको समझ में ही नहीं आता कि ये थ्योरी कहाँ से कहाँ पे जा रहा है। बट अब आप अगर अब थ्योरी हम देखेंगे तो यू विल सी दैट इट कैन बी इजीली अंडरस्टूड। तो वापस से हम थ्योरी पे आते हैं। तो थ्योरी क्वेश्चन ऐसा था कि हाउ टू एस्टिमेट, ये रहा क्वेश्चन नंबर 30, एक्सप्लेन द एब्सोल्यूट एरर, एवरेज एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड द परसेंटेज एरर। तो यहाँ पे the magnitude of the difference between the individual measurement and the true value is called the absolute error. But अगर आपके पास absolute error, अगर आपके पास true value नहीं है तो क्या लिखा है देखो कि in the absence of the other method we consider the arithmetic mean as a true value. तो सबका मीन निकाला, देखो जितने रीडिंग थे उसका मीन निकाला सबसे पहले। देखो Yes. अब क्या करेंगे? स्टेप नंबर 2, अब क्या करेंगे? हर एक रीडिंग का जो अलग अलग से आपको अलग एक रीडिंग का देखो आप अलग अलग यहाँ पे एब्सोल्यूट एरर निकाला है और सबके मोड लेके, सबका मॉड्यूलस लेके उसको वापस से एवरेज निकाला है। तो ये सबका मोड लेके जो वापस से एवरेज निकाला हुआ है तो दैट इज कॉल्ड द एवरेज एब्सोल्यूट एरर। सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द एवरेज एब्सोल्यूट एरर। ये रहा। उसके बाद उसका मीनिंग समझाया हुआ है कि इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो वैल्यू है ये यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी टी के बदले ए है। तो ये ए का वैल्यू किसके बीच में आएगा? इन दोनों के बीच में आएगा। समथिंग प्लस समथिंग माइनस, इन दोनों के बीच में आएगा। अब हमको रिलेटिव एरर निकालना है तो कैसे निकालेंगे बोलो फ्रेंड्स? रिलेटिव एरर को निकालने के लिए क्या करेंगे? वो डिवाइड करेंगे। वो जो एब्सोल्यूट एरर मिला वैल्यू अपॉन एब्सोल्यूट ट्रू वैल्यू से डिवाइड कर देंगे। वो जो एब्सोल्यूट एरर मिला उसको ट्रू वैल्यू से हम डिवाइड कर देंगे। देखो देखा, और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? परसेंटेज मिल जाएगा। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? Yes, sir. तो ये आज का लेक्चर यहाँ पे, आज के टॉपिक जो मुझे एक्सप्लेन करना था वो यहाँ पे खत्म हो रहा है।